गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो आज हम शुरू कर रहे हैं इंड एएस। तो इंड एएस जैसा कि हमने बताया, इंड एएस क्या है? ये देसी वर्जन ऑफ IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS। ये देसी वर्जन है। जैसा कि आपको पता है, पिछले 4-5 सालों से बात हो रही थी, इंड एएस आ गए हैं, आ चुके हैं, आ रहे हैं, लेकिन फाइनली 1 अप्रैल 2015 से ये वॉलंटरी एप्लीकेबल हो गए थे। वॉलंटरी एप्लीकेबल के मतलब कोई भी कंपनी चाहे तो 1 अप्रैल 2015 से वॉलंटरी इनका कंप्लायंस कर सकती थी। 2016 से ये मैंडेटरी हो गए थे। किसके लिए? फॉर कंपनीज चाहे वो लिस्टेड हो, चाहे वो नॉन लिस्टेड हो। ओके, तो नॉन कंपनी एंटिटी है, उन पर तो अभी तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ICI के एप्लीकेबल होते हैं और AS MCA मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स के जो है वो नहीं एप्लीकेबल होते हैं। तो ये जो मैंडेटरी हुए या वॉलंटरी हुए, ये MCA की वजह से हुए। तो इसका मतलब नॉन कंपनी एंटिटी पे अभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ICI ने इशू किए हैं वही चलेंगे। तो उनके लिए इंड एएस और IFRS से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी हो या नॉन लिस्टेड कंपनी हो, इन पर यदि उनकी नेट वर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है तो उन पर इंड एएस मैंडेटरी हो गए। कब से? 1 अप्रैल 2016 से, और 1 अप्रैल 2017 से मैंडेटरी हो गए लिस्टेड कंपनीज पर, ऑल लिस्टेड पर, प्लस अनलिस्टेड हैविंग मोर देन 250 करोड़ नेट वर्थ। ये सब चीजें हमने आपको बता रखी हैं। लेकिन बैंकिंग, इंश्योरेंस और NBFC की हालत बड़ी खराब है। जैसा कि आपको पता है, 10 लाख करोड़ रुपए फंसा पड़ा है। तो उन पर अभी गवर्नमेंट सख्ती नहीं कर रही है। हालांकि बातचीत RBI ने कहा है कि 1 अप्रैल 2018 से एप्लीकेबल होगा नहीं होगा ये हम देखें। ठीक है, तो जैसा कि हम पहले कई बार बता चुके हैं, कई लेक्चर में बता चुके हैं कि जो इंड एएस है, ये देसी वर्जन ऑफ IFRS है। उनका नामकरण कैसे हुआ, उनका सीरीज किस तरह बनी, ये सब हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, तो अब हमने इंड एएस का बताया देसी वर्जन। तो देसी वर्जन का मतलब जैसे इटालियन सोनिया गांधी, लेकिन वी हैव एक्सेप्टेड देसी वर्जन, यानी सोनिया गांधी नॉट इन स्कर्ट टॉप बट इन साड़ी। इसी तरह इंड एएस में और IFRS को जो हमने कुछ चेंजेस के साथ ही कन्वर्ज किया, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इंड एएस
मीन्स देसी वर्जन या कन्वर्जेंस विद IFRS और IAS. That means we have not adopted as it is. हमने ज्यों की त्यों नहीं अपनाया है IFRS को या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, बट हमने उसको अपनाया कुछ चेंजेस के साथ. तो टोटल इंड एस जो अभी तक नोटिफाई हुए हैं 39 नोटिफाई हुए. कितने नोटिफाई हुए? 39. लेकिन जो चेंजेस हैं IFRS का जो देसीकरण हुआ है, तो देसीकरण क्या हुआ है, हमने थोड़ा बहुत चेंज किया है. तो इन चेंजेस को हम 2 पार्ट्स में बात करते हैं. एक तो मेजर डिफरेंसेस एंड सेकंड इज द माइनर डिफरेंसेस. जो माइनर डिफरेंसेस हैं उनको हमने कहा है अदर डिफरेंसेस, और जो मेजर डिफरेंसेस हैं इनको हमने कहा है कार्व आउट एंड कार्विंग. कार्विंग का मतलब कुछ चीजें ऐड की गई, सर्टेन एडिशन. कार्व आउट का मतलब सर्टेन डिलीशन इन IFRS की कुछ लाइनें हमने काट दी हैं, उनको माना नहीं है, उनको हमने कहा है कार्व आउट, और कुछ लाइनों को हमने जोड़ा है, उनको कहा है कार्व. बाकी माइनर डिफरेंसेस हैं, छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं, किसी चीज़ का प्रेजेंटेशन अलग ना करके साथ करना, इस तरह का कुछ डिफरेंसेस हैं. तो मेजर डिफरेंसेस हैं 10 एंड माइनर डिफरेंसेस हैं 30. तो मेजर डिफरेंसेस हैं 10 एंड माइनर डिफरेंसेस हैं 30. तो हमें इस 39 जो नोटिफाई हुए हैं IFRS एंड IAS, इसमें हमको समझना क्या है कि ये जो इंड एस है, इंड एस IFRS और IAS से क्या डिफरेंसेस है. डिफरेंसेस मेजर एंड माइनर, ये हमको पढ़ना है. सेकंड इंड एस, ये क्या है, इंड एस वर्सेस IFRS, इंड एस वर्सेस AS. जो इंडिया के पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चले आ रहे हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं और IFRS में क्या डिफरेंस है, ये मेजर पार्ट है जिसको हमें स्टडी करना है. ओके. तो सबसे पहले हम मेजर डिफरेंसेस की जगह एक माइनर डिफरेंसेस पर कुछ चलेंगे. माइनर डिफरेंसेस हैं दैट इज डिफरेंस रिलेटिंग टू फॉर्मेट. उसके बाद हम एक एक करके माइनर और मेजर डिफरेंस करेंगे. पहले हम आपको थोड़े जो चेंजेस हैं किस किस चीज़ में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं प्रेजेंट स्ट्रक्चर से, ये हम बताते हैं. ठीक है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी हम P&L में क्या क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा बता के बन रहा है. सबसे पहले हम कहते हैं रेवेन्यू,
रेवेन्यू, फिर अमाउंट लिख देते हैं, फिर हम कहते हैं अदर रेवेन्यू, ओके। इसके बाद में जितनी भी कॉस्ट आती हैं या एक्सपेंडिचर आते हैं उसके बाद में हम लिखते हैं एक्सेप्शनल घटा के, प्लस माइनस एक्सेप्शनल घटा के हमारे यहाँ क्या आता है, पैट। ये पूरे जिस तरह प्रॉफिट एंड लॉस पहले बनाते सेम आइटम है, इसलिए मैं उनको रिपीट नहीं कर रहा। क्या एडिशनल है ये मैं बताता हूं आपको। एडिशनल है कि जो हमारा पैट आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके लिए हम लिखते हैं पैट फॉर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंड पैट फॉर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ये पैट को हम डिवीजन पहले करते नहीं थे होल्डिंग सब्सिडरी को छोड़ के। नॉन कंट्रोलिंग मीन्स माइनॉरिटी शेयर, कितना प्रॉफिट माइनॉरिटी के लिए है, कितना मेजॉरिटी के लिए, मेजॉरिटी और प्रमोटर ग्रुप के लिए, ये हम अलग से डिफाइन करते हैं। यानी प्रॉफिट जो भी आता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पैट फॉर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंड पैट फॉर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। हाँ जी, कुछ समझ में आ रहा है? अभी तक जो हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, उस प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा अब जो प्रॉफिट में जो लास्ट में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा उसको हम 2 पार्ट्स में शो करेंगे, पैट फॉर कंट्रोलिंग एंड पैट फॉर नॉन कंट्रोलिंग, ओके। उसके अलावा एक चीज और जोड़ी है, उसको कहते हैं अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। ये पैट के बाद में पैट फॉर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, पैट फॉर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। इसके बाद में हम लिखेंगे P&L भी कंटिन्यू चल रहा है, उसमें लिखेंगे अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। ये जो अदर इनकम कंप्रीहेंसिव इनकम है ये हम P&L में बढ़ाएंगे। हालांकि IFRS में 2 ऑप्शन है कि हम P&L के नीचे भी लिख सकते हैं कंटिन्यूअस में, और इसका अलग स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। लेकिन ये जो डिफरेंस है हमारे इंड AS में, इंड AS कहता है कि हमको अलग से 2 स्टेटमेंट नहीं बनाना। अदर कंप्रीहेंसिव इनकम OCI विल बी पार्ट ऑफ P&L। दिस इज द इंड AS, इसको माइनर डिफरेंस कह सकते हैं, ठीक है। IFRS क्या कहता है कि आपके पास 2 ऑप्शन है, चाहे आप अलग बनाएं या यहाँ बनाएं, लेकिन हमारे यहाँ केवल यही बनाना है। 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमने माना है, हमारे यहाँ चॉइस नहीं है। We cannot make separate statement for other comprehensive income, okay? तो ये जो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम क्या है, क्योंकि इस इंड AS के अंदर अदर कंप्रीहेंसिव है क्या? अदर कंप्रीहेंसिव मीन्स चेंजेस इन फेयर वैल्यूएशन, दैट मीन्स चेंजेस इन फेयर वैल्यूएशन, चेंजेस इन फेयर वैल्यूएशन।
That means changes in fair valuation. That means revaluation of fixed assets. ओहो, ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया। यानी अब हम फिक्स असेट्स को कि रिवैल्यूएशन को प्रॉफिट में दिखा सकते हैं। यस, ये रिकग्नाइज किया है रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स असेट्स। उसके अलावा रिवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल assets or you can say financial instruments. This can also be, जो भी changes हो रहे हैं evaluation में, that is included here. उसके अलावा next any exchange डिफरेंस, यानी फॉरेन करेंसी का की जो भी असेट्स है उनका एक्सचेंज डिफरेंस। नेक्स्ट एक्चुअल गेन और एडजस्टमेंट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी जो भी फेयर वैल्यू में डिफरेंसेज होंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आएंगे। इसके बाद में जो कैलकुलेशन आएगी उसमें फिर हम लिखेंगे टैक्स इफेक्ट्स ड्यू टू फेयर वैल्यूएशन, tax effects due to the fair valuation, or you can say due to the OCI, tax effect due to the, now comes the balance in OCI. Now we will divide this balance in OCI in two parts. Balance in OCI controlling interest and balance in OCI non-controlling इंटरेस्ट। हाँ जी, बात कुछ समझ में आ रही है? तो ये जो है चेंजेज है किसके अंदर, ये जब भी प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे इंड एस के अंदर, तो ये OCI पार्ट, अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम पार्ट बनेगा, जिसके अंदर रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट, रिवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, एक्सचेंज डिफरेंस, ये सारा हम पढ़ेंगे इंड एस 32, इंड एस 107 एंड 109 के अंदर। ये सारा करके अब प्रॉफिट, पहले ये सब क्यों नहीं किया गया था और कंट्रीज में शुरू हो गया था, लेकिन इंडिया में
अभी तक दिक्कत ये थी फेयर वैल्यूएशन की, करना इंडिया में पॉसिबल नहीं था, इसलिए इन सब चीज़ों को हटाया। लेकिन अब लगता है कि कम से कम बड़ी कंपनियां के पास वैल्यूएशन के मेथड मौजूद हैं, कंप्यूटर सिस्टम आ चुके हैं, सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों की ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कोटेशंस अवेलेबल है। सो नाउ दिस कैन बी ऑन द फेयर वैल्यूएशन। ओके, सो दिस इज ए डिफरेंस। सर ये जो डिफरेंस है, ये तो काफ़ी सारे आइटम आ गए, तो इट शुड बी ए मेजर डिफरेंस। ये मेजर डिफरेंसेज है एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। लेकिन इंड एस और IFRS से डिफरेंस केवल क्या है? वो डिफरेंस ये है कि वहाँ 2 ऑप्शन हैं, हमने केवल एक ऑप्शन सेलेक्ट किया है। 2 ऑप्शन है वहाँ पर कि फाइनेंशियल जो OCI का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड स्टेटमेंट ऑफ OCI अलग अलग बनाए जा सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि भाई उनमें से केवल एक ही ऑप्शन को हम मानेंगे, यानी उनको अलग अलग नहीं दिखाएंगे। ओके, इसी तरह जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी है, इसमें भी डिफरेंस है। इसमें स्टेटमेंट में हम क्या दिखाते हैं? शेयर कैपिटल, रेवेन्यू रिजर्व, और ये कैसे जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, और यू कैन से कैपिटल रिजर्व, प्रीमियम, रेवेन्यू रिजर्व्स, अदर्स। तो अब हम इसका जो ओपनिंग बैलेंस है, मान लो इसका ओपनिंग बैलेंस है 1,10,000, 10,000, 10,000, 10,000। ओके, अब कोई लास्ट टाइम कोई गलती रह गई, कोई सैलरी लास्ट ईयर के अकाउंट्स की थी वो देना रह गया, तो अब हम क्या करेंगे? तो इसके अंदर क्या है? पास्ट एरर्स, पास्ट जो एरर्स है, अब वो P&L से हम एडजस्ट ना करके यहाँ एडजस्ट करेंगे। फास्ट एरर थी कि मान लो हमारा 5,000 रुपीज सैलरी का प्रोविजन नहीं हुआ था, तो हम 5,000 यहाँ से लेस करेंगे। ओके, उसके बाद में जो भी फिगर आएगी, मान लो इश्यू ऑफ शेयर्स है, इश्यू ऑफ इक्विटी, इश्यू ऑफ इक्विटी को हम यहाँ जोड़ देंगे अमाउंट को। कोई डिविडेंड ड्यू हुआ, तो डिविडेंड ड्यू हुआ मान लो रेवेन्यू रिजर्व में से है, तो ये माइनस होना है तो माइनस कर देंगे। मान लो बोनस हुआ, बोनस का क्या होगा? यहाँ बढ़ जाएगी कैपिटल, और यदि कैपिटल रिजर्व में से हुआ तो ये माइनस हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्क्लोज करेंगे। इसी तरह जो प्रॉफिट रिवैल्यूएशंस के होंगे,
वो इधर हो जाएंगे। मान लो बाई बैक होता है शेयर्स का, तो ये माइनस हो गया। ओके, अब यहां से जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जो फिगर जाएगी इक्विटी की फिगर, ये जो फिगर होगी इस कॉलम से स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस की फाइनल फिगर आ जाएगी। रिजर्व एंड सरप्लस होगा, तो रिजर्व एंड सरप्लस में सीआर का लास्ट फिगर, सेकंड पीआर का लास्ट फिगर, आरआर का लास्ट फिगर, अदर्स का लास्ट फिगर, ये सारा करके बैलेंस शीट के अंदर डिस्क्लोज हो जाएगा। ओके, दिस इज द सिस्टम ऑफ द चेंज। ओके, हालांकि ये माइनर डिफरेंसेज हैं, ओनली फॉर्मेट के डिफरेंसेज हैं, क्योंकि बाकी सारे डिफरेंसेज तो स्टैंडर्ड में दिए हैं, उनके बेसिस पर दिए हैं, लेकिन इन डिफरेंसेज को बताना इसलिए ज़रूरी था कि आप जब भी इंडेस पढ़ेंगे तो इसके फॉर्मेट से जब भी हम बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अल्टीमेट इसका इफेक्ट जाना कहाँ है, जो हम पढ़ रहे हैं उसका अल्टीमेट कंक्लूजन है क्या, कहाँ पर हमको जाना है, ये सारी चीज़ें हम समझ सकेंगे। तो इसलिए ये वाली चीज़ें हमने आपको बताया, प्रॉफिट एंड लॉस का में क्या क्या चेंजेज हैं उसके फॉर्मेट में, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी में क्या डिफरेंसेज हैं, बैलेंस शीट में क्या डिफरेंसेज हैं। ओके, हाँ जी, यहाँ तक बात क्लियर होती है? हाँ सर, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कार्व आउट पर। अब हम चलते हैं अब आ जाइए कार्व आउट। कार्व आउट का मतलब हमने क्या बताया, मेजर डिफरेंसेज बिटवीन IFRS एंड इंडियस। जो IFRS और इंडियस के अंदर जो मेजर डिफरेंसेज हैं उनको हमने कार्व आउट बताया है। ये टोटल कितने हैं, टोटल 10। तो अभी हम 2 पार्ट्स में, इस लेक्चर में 5 एंड अदर में 5 करके इसको डिस्क्लोज करेंगे। तो टोटल 5 डिफरेंसेज हैं क्या, ये हम आपको बताते हैं। ओके, 5 डिफरेंसेज जो हम बताते हैं, तो सबसे पहला डिफरेंस है डेट इज ब्रीच ऑफ टर्म्स ऑफ लोन एग्रीमेंट। ब्रीच ऑफ टर्म्स ऑफ लोन एग्रीमेंट्स। हिंदुस्तान में जब एक लोन एग्रीमेंट बनता है उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, लाइक जैसे कैश क्रेडिट है, लोन लेना है, उसकी इंस्टॉलमेंट देनी है, उसके स्टॉक स्टेटमेंट देने हैं, रिन्यूअल कराना है, बैलेंस शीट कराना है, P&L देना है। तो IFRS कहता है कि अगर बैलेंस शीट डेट 31 मार्च सपोज 2017 को, इफ देयर इज एनी ब्रीच
of terms of conditions and not rectified before 31/3/2007, यानी बैलेंस शीट डेट तक यदि किसी भी कंडीशन की ब्रीच है और वो कंडीशन रेक्टिफाई नहीं हुई है, तो ये जो लोन है, टर्म लोन, ये क्या कहलाएगा? होल करंट विल बी ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटी। जबकि अभी तक हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट्स में बांटते हैं। जो करंट ईयर की लायबिलिटी होती है उसको करंट लायबिलिटी, और रेस्ट को हम टर्म लोन करते हैं। लेकिन IFRS कहता है कि यदि ये है तो यदि ये कोई भी ब्रीच है तो इस पूरे को करंट लायबिलिटी माना जाएगा। लेकिन हमने इसका एक रास्ता निकाला, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का मानना था कि हिंदुस्तान में तो इतनी टर्म्स हैं लोन की कि कंप्लीट फॉर उसका पालन करना तो संभव ही नहीं है, कोई ना कोई ब्रीच तो होगी। तो इसलिए इंड AS क्या कहता है? इंड AS कहता है कि यदि ब्रीच इज रेक्टिफाइड बिफोर अप्रूवल, यदि अप्रूवल से पहले भी यदि ब्रीच रेक्टिफाई हो जाती है तो हम इसको करंट लायबिलिटी ना मान के टर्म लोन मानेंगे, बशर्ते कि ये रेक्टिफाई हो जाती है। ये 2 बार एक ही चीज को कहा गया, इंड AS 1 में, इंड AS 10 में 2 बार कहा गया कि यदि ब्रीच रेक्टिफाई हो जाती है टर्म लोन से, तो हमने क्या किया, देशीकरण कर दिया। कि जैसे कि हमने IFRS ने तो कहा कि यूं की त्यों टर्म्स एंड कंडीशन मानना जरूरी है, और ब्रीच अगर रेक्टिफाई नहीं होती बैलेंस शीट डेट से पहले तो उसको करंट लायबिलिटी माना जाएगा। लेकिन हमने इसको चेंज कर दिया, देशीकरण कर दिया। हमने कहा कि भाई कुछ तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, यानी डेट ऑफ अप्रूवल की डेट तक यदि वो ब्रीच रेक्टिफाई हो जाती है तब भी हम उसको टर्म लोन ही मानेंगे, इसको करंट लोन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, यानी वो तब नॉन करंट लायबिलिटी ही रहेगी। ऐसा किस लिए किया गया? इसलिए किया गया, इंडिया में तो नियम ऐसा है, इंडिया में तो आदमी रेड लाइट देख के नहीं रुकता, पुलिस वाले को देख के रुकता है। इंडिया में जब तक कहा ना जाए तब तक लॉ का पालन नहीं किया जाता। तो इंस्टीट्यूट का भी मानना था कि बैलेंस शीट डेट तक तो लोग ब्रीच करेंगे, जब ऑडिटर उनको बताएगा कि ये ब्रीच है तभी रेक्टिफिकेशन होगा। तो इन दैट केस आल्सो इफ देयर इज ए रेक्टिफिकेशन, यदि इस केस में भी रेक्टिफिकेशन ऑडिट रिपोर्ट साइन करने की डेट तक या अप्रूवल ऑफ द अकाउंट्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिस दिन अप्रूव होते हैं उस डेट तक भी हो जाता है, तब भी वो करंट लायबिलिटी की जगह नॉन करंट लायबिलिटी में टर्म लोन दिखाया जा सकता है। तो ये एक रास्ता निकाला हमने अपनी कमजोरी का। हमें पता है कि हमारे यहाँ लोन के डिफॉल्टर कितने हैं और टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट का ब्रीच होता ही होता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, इसको आप नोट कीजिए।
समझे? तो ये आप समझ लीजिए, ये पहला देसीकरण है या कार्व आउट है। हाँ जी, ये नोट किया, तो इसको हम इरेज कर दें। हाँ जी, तो अब हम इसको इरेज करके अब नेक्स्ट कार्व आउट आपको बताते हैं। सेकंड कार्व आउट है, सेकंड कार्व आउट है इंड AS 103 वर्सेस IFRS 3, और यू कैन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। ये है रिगार्डिंग एंट्री in the case of amalgamation. Entry in the case of amalgamation. amalgamation के केस में क्या एंट्री होती है? जब भी हम अमेलगामेशन में असेट्स एक्वायर करते हैं तो हम कहते हैं सन्ड्री असेट्स डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी टू बिजनेस परचेज to business purchase account, that is purchase consideration। और अगर गेन होता है कुछ असेट्स से ज़्यादा देते हैं तो उसके लिए कहते हैं हम गुडविल डेबिट। और अगर असेट्स ज़्यादा मिलती हैं, बार्गेन होती है, तो हम करते हैं टू जनरल टू कैपिटल लेजर। ओके, लेकिन IFRS इसकी जगह क्या करता है? P&L। तो यदि IFRS को ज्यों तो क्यों तो मानते तो हम इसको P&L करते, लेकिन हमने P&L नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी मानते हैं कि हमारे यहाँ फेयर वैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है। लोग अमलगामेशन के केस में गड़बड़ी कराएंगे, क्योंकि फेयर वैल्यूएशन अभी भी हमें विश्वास नहीं है पूरी तरह होगा अमलगामेशन के केसेस के अंदर। इसलिए हमने ये अलग रास्ता निकाला कि हम P&L में नहीं, हम कैपिटल रिजर्व में ही करेंगे। P&L है IFRS और हमारा कार्व आउट है कैपिटल रिजर्व इंड AS। तो ये जो कार्व आउट है, जिस यानी ये देसीकरण है, IFRS का देसीकरण है। वो देसीकरण क्या? देसी हैबिट को देखते हुए, देसी फेयर वैल्यूएशन ना होने की प्रवृत्ति को देखते हुए ये हमने देसीकरण किया है, जिसको हम कार्व आउट कहते हैं। ठीक है, कार्व आउट का हमने हिंदी नाम दे दिया है देसीकरण। ओके, तो ये हमने सेकंड कार्व आउट देखा।
ओके, अब हम देखते हैं थर्ड कार्व आउट। हाँ, अब हम देखते हैं थर्ड कार्व आउट, दैट इज ऑपरेटिंग लीज रेंटल। ये पुराना अपना AS-19 था, यहाँ IFRS 17 और इसकी जगह IND-AS 11, सॉरी IND-AS 17 और दिस इज IAS 17। तो आप सपोज आपने 9 साल के लिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर, 9 ईयर, इसके लिए हमने कोई फैक्ट्री किराए पे ली, इसका साल का रेंट था 1000, इसका रेंट था मान लो 1000 रुपीज पर मंथ, और 2 महीने का या 3 महीने का हमको शुरू में उसने गैस स्टेशन दे दिया, गैस स्टेशन कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो पहले साल हमारा 9000 गया, फिर 12 गया। प्रोविजन ये था कि आफ्टर 3 ईयर देयर विल बी 10% इंक्रीज or 25% increase. So now we are paying 15,000, 15,000, 15,000. Then there is a provision 33.33% increase. So now we are paying 20,000, 20,000 and 20,000. Okay. So in the internationally इन्फ्लेशन की अकाउंटिंग बहुत कम होती है, तो उन्होंने क्या किया कि वो रेंट की एंट्री कैसे करेंगे, 20 या 60, 45, 15, 15, 1, टोटल पेमेंट हुआ 138, कितने में, 9 साल में। तो उन्होंने किया 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 30, 9 दूनी 18, 9 3 27, 15,333 जो है पर ईयर का रेंट है। रेंट इक्वलाइज बेसिस पे उन्होंने निकाला। तो IAS 17 के अंदर रेंट की जो एंट्री होगी वो होगी, रेंट कितना दिया, 9,000 टू बैंक अकाउंट 9,000। बट जो P&L में हम ट्रांसफर करेंगे, P&L में कितना ट्रांसफर करेंगे, 15,333 टू रेंट अकाउंट एंड टू इक्वलाइजेशन। account 9,000, 6,320. This will be the system in the case of the operating lease in IAS 17 यानी IFRS में। लेकिन
हमारे यहाँ सिस्टम क्या है इंडिया में, वो कहते हैं इस इन्फ्लेशन को इक्वलाइजेशन के लिए हम एडजस्ट नहीं करेंगे, इसको भी हम इक्वलाइजेशन के लिए हम इक्वलाइजेशन केवल क्या करेंगे कि हमारा 12 नंबर 144 3000 15,667 105 1167 हमारा रेंटल होगा। यानी ये जो एंट्री होगी हमारी पहले 3 सालों में, ये सारे सालों में 9 सालों